करीब 28 साल पुरानी बात है। एक लड़का अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है कि पिताजी जो घर का कारोबार है उसकी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए आप जमीन का बंटवारा कर दीजिए और जब जमीन का बंटवारा हो जाएगा तब वो अपना कारोबार अलग करना चाहेगा और आपसे बिल्कुल अलग हो जाएगा। जैसे ही ये बात उसके पिता ने सुनी, उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया। पिता सोचने पर मजबूर हो चुके थे। वो कहते हैं कि मेरे रहते हुए जमीन को कभी भी नहीं बांटा जाएगा, बंटवारा हो ही नहीं सकता, इसीलिए जो काम घर में चल रहा है तुमने वही काम करना है। बेटा बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था लेकिन पिता बार बार इनकार करते जा रहे थे। कुछ टाइम बीत गया। जो उसका भाई है वो अपने पिता की साइड जा चुका था और इसी बात को देखते हुए घर में कलेश, लड़ाई झगड़े ये सब पैदा हो चुके थे। लड़ाई झगड़े इस तरह से पैदा हुए कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 5 कत्ल हो चुके थे और जब 5 कत्ल हुए तो इलाके में सनसनी फैल चुकी थी। लोग सोचने पर मजबूर हो चुके थे, ये सोचकर कि जिन रिश्तों पर विश्वास किया जा सकता है उन्हीं रिश्तों पर लोग ऐसा कैसे कदम उठा सकते हैं। इस कहानी को 28 साल का टाइम बीत जाता है। 28 साल बाद एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहराता है और एक के बाद एक 5 कत्ल कर दिए जाते हैं। उन 5 कत्ल की गूंज सोशल मीडिया, अखबार, टीवी के थ्रू, न्यूज के थ्रू जब लोगों तक पहुंचती है तब लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। हर कोई ये जवाब जानना चाहता था कि ये 5 कत्ल किसने किए, इसके पीछे की वजह क्या है। आज की इस स्टोरी में यही जानने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये 5 कत्ल किसने किए हैं और क्यों किए हैं। और इस स्टोरी को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। ये फैमिली कौन थी सब कुछ डिटेल में बताऊंगा और आप पजल ना हो तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा एक एक कैरेक्टर को समझने की कोशिश करिएगा, तभी कहानी आपको समझ में आ सकती है। उससे पहले अगर आज आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस कहानी के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यह कहानी उत्तर प्रदेश का एक शहर है बनारस और बनारस का ही एक पुलिस स्टेशन लगता है। बेलूपुर पुलिस स्टेशन का एक इलाका है बधेली। बधेली में एक पावर हाउस है और उस पावर हाउस के सामने एक गली जा रही है। गली जैसे ही वहां बाहर निकलती है उसके बाद 5 मंजिला एक आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लगभग 40 से ज्यादा किराएदार भी रहते हैं। इसी घर में जो नीचे वाला फ्लोर है वहां पर एक नौकरानी काम करने के लिए जाती है। नौकरानी जिसका नाम रीता देवी था। रीता देवी 5 नवंबर 2024 की सुबह करीब 11 बजे के आसपास हर रोज की तरह दरवाजा खटखटा रही थी, बेल बजा रही थी, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स उसे नहीं मिल रहा था। वो थोड़ा सा इंतजार करती है, हो सकता है कि कोई बाथरूम वगैरह में कहीं बिजी हो तो इसीलिए इंतजार कर रही थी। कुछ टाइम बीत गया लेकिन फिर भी किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, कोई अंदर से आवाज नहीं आई। रीता देवी ने जैसे ही उस दरवाजे को जोर से धक्का देने की कोशिश की, धक्का देने पर दरवाजा खुल जाता है और वो जो अपनी आंखों से दृश्य देखती है, नजारा देखने के बाद उसकी चीख निकल चुकी थी। दरअसल जो घर की मालकिन थी, जो इस पूरी बिल्डिंग की मालकिन थी, जिसका नाम नीतू, जिनकी उम्र 45 साल के आसपास की थी, वो सामने फर्श पर पड़ी हुई थी और एकदम रक्त से लथपथ। आखिरकार इस मंजर को देखकर किसी भी शख्स की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वो नौकरानी रीता देवी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस बिल्डिंग में जितने भी किराएदार रहा करते थे वो दौड़ते हुए उस जगह पर आ पहुंचे जहां पर नौकरानी खड़ी होकर चीख चिल्ला रही थी और वहां पर आकर उन्होंने देखा तो वाकई वो दृश्य बहुत भयानक हो चुका था। और इसके बाद जो इस घर के 3 बच्चे थे, जो सबसे बड़ा बेटा जिसकी उम्र 24 साल के आसपास की, नाम उसका नवनेंद्र उर्फ नमन, वो एक कमरे के अंदर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो भी फर्श पर पड़ा हुआ था। और साथ ही एक बेटी जिसकी उम्र 17 साल के आसपास, बेटी का नाम गौरांगी, और वो घर के कोने में पड़ी हुई थी, वो भी एकदम रक्त से लथपथ थी। छोटा बेटा जिसकी उम्र 15 साल की, नाम उसका शुभेंद्र, वो बाथरूम के पास ऐसे गिरा हुआ था जिसे देखकर ये लग रहा था जैसे कि उसने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की और हत्यारों ने उसे भागते हुए मार डाला। शायद उसके शरीर के कुछ हिस्से पर भी चोट वगैरह के निशान पाए गए हैं। जो आसपास के किराएदार थे, जो उस बिल्डिंग में किराएदार रहते थे, वो लोग वहां इकट्ठा हुए। उन्होंने ये सारा मंजर देखा और तुरंत पुलिस वालों को कॉल किया गया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, डीएम एस राजलिंगम, डीसीपी गौरव बिस्पाल, एडीसीपी नीतू काद्यान, एसीपी धनंजय कुमार मिश्र, एसीपी कोतवाली सुशांत सोनी, साथ ही ये सभी पुलिस फोर्स वाले वहां पहुंच जाते हैं। जो ये टीम आई, डॉग स्क्वाड टीम आई और एक घर के अंदर 4 कत्ल
कर दिए गए थे, किसने किए, क्यों किए। जब इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी तो जो घर का मुखिया था, जिसका नाम राजेंद्र गुप्ता था, उसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास की है, उसके बारे में अब पूछा गया कि वो कहां पर है। आसपास के लोग कहने लगे कि पति पत्नी में विवाद रहता था, हो सकता है राजेंद्र गुप्ता ने इनकी हत्या कर दी हो। बस इतना था कि पुलिस वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया, उसकी तलाश शुरू कर दी गई। जहां जहां पुलिस की पहुंच हो सकती थी, जहां जहां पता लगाया जा सकता था, पुलिस वालों ने वहां वहां पता लगाया, उसका नंबर वहां पर कुछ लोगों से लिया और सर्विलांस पर लगाया गया और जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार ये शख्स है तो कहां पर है। लगभग बदैनी से 15 किलोमीटर दूर रोहानिया के पास एक मीरपुर रामपुर जगह लगती है, वहां उसकी आखिरी लोकेशन पाई गई। पुलिस 5 नवंबर 2024 को दौड़ते हुए जैसे भी था वहां मौके पर पहुंचे, जाकर देखा गया। 2 बजे के आसपास का टाइम था। वो अपने चारपाई पर जो मच्छरदानी लगाई हुई थी अर्धनग्न अवस्था में वहां पड़ा हुआ था और जैसे ही मच्छरदानी हटाई गई तो पता चला तो उसे भी मार कर हत्या कर दी गई है, यानी कि उसे गोली मारी गई थी। एक नहीं बल्कि 2 गोली मारी गई थी, एक सीने पर, दूसरी कनपट्टी पर मारी गई थी। अब घर वाले तो सोचने पर मजबूर थे, पूरा शहर सोचने पर मजबूर हो चुका था कि आखिरकार पहले जिस पर शक कर रहे थे उसकी भी हत्या कर दी गई। एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 5 कत्ल यहां हो चुके थे। 2 बेटे, एक बेटी, पति और पत्नी। इन 5 कत्ल के पीछे कौन है, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इस घटना के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। और जब मीडिया में रिपोर्ट आई तो यह पता चला राजेंद्र गुप्ता को 2 गोली मारी गई, पत्नी को 2 गोली मारी गई, बड़े बेटे को 3 गोलियां मारी गई, छोटे बेटे को 2 गोली मारी गई और बेटी को भी 2 गोली मारी गई। 32 बोर के उस हथियार से गोली मारी गई। एक ही हथियार है जिनसे ये गोलियां चली हैं। और जब आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा पटाखों के शोर में पता ही नहीं चल पाया कि गोली कब चली, किसने चलाई और कैसे चलाई। जबकि वहां पर 40 से ज्यादा किराएदार रहा करते थे और 40 किराएदारों का मतलब है कि 40 परिवारों का रहना। कोई भी नहीं समझ पाया कि यहाँ पर पटाखे जल रहे हैं या फिर गोलियां चलाई जा रही हैं और इसी बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर में गोलियां चलाई जा रही थी और जो मालकिन है उसके बच्चों को साथ में मार दिया गया। दरअसल जब मीडिया में रिपोर्ट आनी शुरू हुई तो कहानी निकलकर ये आई, पन्ना साहब जो कि इसी इलाके में रहा करते थे, वो रिक्शे का कारोबार किया करते थे। रिक्शे का कारोबार करने के बाद उनका एक बेटा है जिनका नाम लक्ष्मी नारायण। पहले तो वो अपने रिक्शे किराए पर दिया करता था। 200 से ज्यादा इनके पास रिक्शे थे जिसे आदमी खींच कर ले जाया करते थे। अब तो ई रिक्शा चलने लग चुके हैं, आप लोगों को पता है। लक्ष्मी नारायण ने अपने इस पिता की जिम्मेदारी संभाली। अब यहाँ लक्ष्मी नारायण के 3 बेटे हुए। एक बेटे का नाम राजा, दूसरे का नाम राजेंद्र गुप्ता और तीसरे बेटे का नाम कृष्णा होता है। दरअसल ये बिजनेस अच्छा चल रहा था, बच्चे बड़े हुए तो राजेंद्र गुप्ता एक दिन अपने पिता से कहते हैं लक्ष्मी नारायण से कि जो पिताजी आप कारोबार कर रहे हैं रिक्शे वाला, ये मेरी समझ से परे है, आप जमीन का बंटवारा कर दीजिए और मैं अलग होना चाहता हूँ। दरअसल 3 भाइयों में जो सबसे बड़ा वाला भाई था राजा, वो मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। 2 भाई बिल्कुल स्वस्थ थे, ठीक थे। एक का नाम राजेंद्र गुप्ता, दूसरे का नाम कृष्णा। जब बिजनेस व्यापार को अलग करने की बात की जा रही थी तो पिता ने साफ मना कर दिया, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बंटवारा नहीं होगा और इसीलिए तुम इसी काम में हाथ बटाना चाहते हो तो ठीक है, बाकी जो कुछ करना चाहते हो तुम अलग कर सकते हो। अब जब ये बात थी तब लक्ष्मी नारायण के इस फैसले पर कृष्णा ने तो साथ दिया। राजेंद्र गुप्ता अलग पड़ चुका था। पिता के इस मना करने पर बेटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। भाई जब पिता के साथ जा चुका था तब वो गुस्से में बहुत आ चुका था। तो और मीडिया के रिपोर्ट में यह आया कि 28 साल पहले कृष्णा और उनकी पत्नी जब सोए हुए थे तो उसने जाकर हत्या करवा दी। अब हत्या शूटर से करवाई, खुद से की, कुछ भी था, लेकिन वहां एक कत्ल हो चुका था। अपना ही भाई, अपनी ही भाभी को मार डाला गया। 2 कत्ल किए गए थे और उसके बाद वहां हड़कंप मच चुका था, शोर मच चुका था। उनके 3 बच्चे थे, कृष्णा और मंजू को 2 बेटे थे, एक बेटी थी। लक्ष्मी नारायण अपने ही बेटे यानी कि राजेंद्र गुप्ता पर, अपने ही बेटे और बहू की हत्या पर FIR दर्ज करवाने के लिए जाते हैं। तब उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरी भी जान पर खतरा है, शायद मेरा बेटा मुझे भी मार डालेगा। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था, एक बेटा आखिरकार ऐसा कैसे हैवान बन सकता है कि अपने भाई को, अपनी भाभी को मारने के बाद और अपने पिता का हत्यारा बनने की वो कोशिश कर रहा है। पुलिस वाले ये देखते हुए लक्ष्मी नारायण को सुरक्षा देते हैं, एक गार्ड उन्हें दिया जाता है और इससे अभी घटना को यह बताया गया कि 13 दिन का समय भी नहीं हुआ था, जो भाई की 13वीं भी नहीं हुई थी और दिन दिहाड़े पिता की भी हत्या कर दी गई लक्ष्मी नारायण की। और जो सुरक्षा गार्ड था जो सामने आया तो उसे भी मार दिया गया।
जिनके घर में एक शराब का कारोबार हुआ करता था, वहां पर बैठकर एक शख्स शराब पी रहा था। बताया गया एक गोली एक आम आदमी को भी लग जाती है। पहले भाई को मारा गया, फिर भाभी को मारा गया, फिर पिता, एक सुरक्षा कर्मी और एक आम आदमी। ये 5 लोग बारी बारी से थोड़े से ही दिनों में मारे जाते हैं। पहले केस की पैरवी करने के लिए लक्ष्मी नारायण सामने आए जब बेटे की हत्या हुई, और जब पति की हत्या होती है यानी कि शारदा देवी राजेंद्र की मां, वो सामने आती हैं और अपने ही बेटे के खिलाफ हत्या की धाराओं में FIR दर्ज करवा देती है। पुलिस आई, उसे गिरफ्तार किया गया, इस राजेंद्र गुप्ता नाम के शख्स को, और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। लेकिन इस केस में इतनी मजबूती से पैरवी नहीं की गई जितनी मजबूती से पैरवी की जानी थी। इसीलिए शारदा देवी पुलिस स्टेशन के जो कोर्ट कचहरी थे वहां के चक्कर लगा नहीं पा रही थी, और 2-3 साल ऐसे ही बीत गए। बीत जाने के बाद 2003 में बताया गया कि वो शख्स जेल से छूट चुका है। यहाँ पर एक पहलू और भी सामने आया कि वो अपनी माँ को कुछ इस तरह से पाठ पढ़ा रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था, और माँ इतनी मजबूती से अपने बेटे के खिलाफ पैरवी नहीं कर पाई। जब वो जेल से छूट कर आया तो इसी बीच यानी कि साल 1995 में शादी की, जो कि कलकत्ता के रहने वाली एक लड़की थी। उसको 2 बेटियां पैदा हुई, लेकिन पति के इस कुकृत्य को देखते हुए वो परेशान हो चुकी थी और वो अपने मायके जा चुकी थी, और वो अपने मायके में जाकर रहना शुरू कर देती है। 2003 में जब राजेंद्र गुप्ता छूट कर आया जेल से, तो अपने ही घर के ठीक सामने एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम नीतू था। नीतू ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी, और ये शख्स अपने नाम के पीछे गुप्ता सरनेम लगाता था। दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार कर बैठे, शादी कर लेते हैं। और ये बात जब नीतू के परिवार वालों को पता चला तो नीतू के परिवार वाले इस इलाके को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं और चले जाते हैं, और राजेंद्र गुप्ता जो था वो नीतू से शादी कर बैठता है, और उसे 3 बच्चे पैदा हुए, जिसमें एक लड़की 2 लड़के हुए। और वक्त का पहिया ऐसे ही बढ़ता रहा। जो उसका भाई था कृष्णा और उसकी भाभी मंजू, उन्हें 3 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम जुगनू उर्फ प्रशांत, दूसरे का नाम विकी और तीसरे का नाम डोरी होता है, यानी कि 2 बेटे और एक बेटी थी उन्हें। इसकी परवरिश की जिम्मेदारी शारदा देवी के पास आ चुकी थी। शारदा देवी उनकी परवरिश कर रही थी। लेकिन कुछ टाइम बीत जाने के बाद जो दोनों लड़के थे वो बैंगलोर जाकर शिफ्ट हो चुके थे, और जो डोली थी उसकी शादी कर दी गई। इस व्यक्ति का यानी कि राजेंद्र गुप्ता का कारोबार था लगातार बढ़ता जा रहा था। वो बिल्डिंग पर बिल्डिंग्स खरीद रहा था और नई नई बिल्डिंग्स बनाया करता था। उसके बाद वो वहां पर बहुत सारे किराएदार रखा करता था। बताया जाता है कि किराएदार और इस अपने कारोबार से वो लगभग 10 लाख रुपए महीने के हिसाब से कमाया करता था। पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। वो समाज सेवा भी कर रहा था और राजनीतिक पार्टी से भी किसी से जुड़ा हुआ था। लेकिन 5 नवंबर 2024 को जिस तरह से अचानक ही एक के बाद एक 5 हत्याएं हो चुकी थी, उन हत्याओं से पूरे इलाकों में सनसनी फैल चुकी थी। और मीडिया रिपोर्ट जब सामने आई कि 28 साल पहले भी हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया था, तब याद आया कि कृष्णा और उसकी पत्नी और जो उसके बच्चे हैं, हालांकि बेटे की शादी दिल्ली में कर दी गई, बेटे बेंगलोर में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन जब दिवाली पर वो लड़का दिखाई देता है तो पुलिस वाले उसे भी अरेस्ट कर लेते हैं। साथ ही 5 और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और ये बताया गया कि 28 साल पहले जो हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड से इस हत्याकांड को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस वाले अभी किसी ठोस चीज पर नहीं पहुंच पाए हैं। आज 7 नवंबर है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और ये वीडियो 8 नवंबर को आएगी। इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। जो भी इस केस का खुलासा होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, इन्हें किसने मारा? जो पहले एक भाई ने अपने भाई और भाभी को मारा था, उनके जो बच्चे थे, 2 लड़के और एक लड़की। एक लड़की की तो दिल्ली में शादी हो चुकी थी, 2 लड़के बेंगलोर में शिफ्ट हो चुके थे, वहां रह रहे थे, जॉब कर रहे थे, अच्छा कमा रहे थे। उन्हीं दोनों लड़कों में से एक ने आकर अपने माता पिता का बदला लिया है। कहा तो यही जा रहा है, बाकी आगे इसकी पूरी क्या सच्चाई है क्या नहीं, जो भी होगा आप लोगों को अगले पार्ट में बता दिया जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी बनारस के गुप्ता फैमिली मर्डर केस के बारे में। तो आप बताइए। देखो यार, मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, और कोई भी इन कहानियों को अपने दिल पर मत लिया कीजिए। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा, और ना ही मैं ऐसा कुछ सोचता हूं कि मैं किसी को गलत बोलूं। बस मेरा काम है स्टोरीज को सुनाना, बस मैं अपना काम कर रहा हूं, और आप बस इन्हें सुनिए। इनकी जो भी जानकारी है उन्हें इकट्ठा कीजिए। अगर आपको इन जो स्टोरीज में सुनाता हूं उसमें कुछ और नई चीज पता चलती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है हमेशा, तो उसमें आप मुझे अपनी राय जरूर दीजिए।
और साथ ही अगर आज आप इस नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @joel शेरपा को कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।